हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एम्पायर। तो फाइनली आप थंबनेल क्लिक करके यहाँ आए हैं, तो उसके दो रीज़न होंगे। या तो आपको 5 मिनट के अंदर प्रियम्बल अच्छे से पढ़ना होगा, तो अगर आपने ये सोचकर क्लिक किया है तो डेफिनेटली 80-90% आपकी ये एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आप एक एंथुजियास्टिक लर्नर हो और एक स्टूडेंट ना हो, जैसे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आपका इस एक स्लाइड से काम चल जाएगा और आज आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रियम्बल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और वो जस्टिसेबल ना होने के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे है। सो ये प्रियम्बल का एक छोटा सा ओवरव्यू है जो आपके सामने है। हालांकि इसका एक एक वर्ड इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि अगर इस पर हम वीडियो बनाएं तो हर एक वर्ड के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बन सकता है। बट डेफिनेटली यूट्यूब एल्गोरिथम वोंट सपोर्ट द स्मॉल चैनल्स टू मेक दैट मच लॉन्ग वीडियोस। तो एक शॉर्ट वीडियो में 4-5 मिनट के अंदर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। और इसके साथ ही आपको एक एक्रोनिम देने की भी मेरी कोशिश रहेगी, ताकि आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो आप प्रियम्बल में क्वेश्चन में कोई गलती ना करें। तो अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो फटाफट एक्रोनिम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन में आपने देखा कि इंडिया को एक्चुअली किस नेशन के रूप में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके लिए सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 4 चीज़ें के बारे में बोला गया है, 5 चीज़ों के बारे में बोला गया है। बेसिकली जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 वर्ड्स नहीं थे। ये 2 वर्ड्स ऐड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1976 में आया था। तो ये आपको याद रखना है अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। और सेकंड एक और चीज़ है जो आपको फ्रेटर्निटी के साथ मिलेगा, एंड दैट इज़ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी सेम 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो ये तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अगर आप इसे पढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा निमोइक आप बना सकते हैं। तो इस निमोइक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, S3DR। थोड़ा सिली सा फॉर्मूला है, बट ट्रस्ट में आप एग्ज़ाम में इस छोटे छोटे फॉर्मूले कभी कभी बहुत सारे मार्क्स गेन करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको S3DR याद है तो आपको एग्ज़ाम में हिट कर जाएगा कि 3 S, यानी कि सोवर्जिन, सोशलिस्ट और सेक्युलर तो होगा ही, साथ में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो कभी कभी हमें एक्रोनिम से चीज़ें याद आ जाती हैं, बस हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो एक्रोनिम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली ठीक है। तो SDR वाला ये एक्रोनिम आप फर्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लाइन आ जाती है जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्यायिक प्रक्रिया से है। तो इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सेकंड लाइन के लिए यानी कि जस्टिस के लिए आप सिंपल सा एक्रोनिम बना लीजिए, JSEP, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो अब आपको प्रियम्बल के 2 चीज़ें याद हो चुकी हैं बातों ही बातों में। इसके बाद हम चलते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी को लेकर भी आप अपना कोई एक्रोनिम डेवलप कर सकते हैं। मैं बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कोड याद करना बहुत इजी लगता है, एंड आई थिंक आप में से देखने वाले भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नंबर्स के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत बड़ा एक्रोनिम या कोई कहानी बनाने से JSEP याद करना बहुत आसान है। इसी तरीके से लिबर्टी के लिए भी आप कोई कहानी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है ये याद करना, जो कि मैंने किया हुआ है। और ये बहुत इजी पड़ता है कि आपको पता है लिबर्टी की बात हो रही है तो थॉट एंड एक्सप्रेशन की तो होगी, कॉमन सी बात है। बिलीफ की भी है, फेथ एंड वर्शिप। तो अगर आपको बिलीव करने की छूट है तो जाहिर सी बात है वर्शिप करने की भी छूट है। अगर थॉट की छूट है तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन की भी है। बिलीव, फेथ और वर्शिप एक तरीके से साइनोनॉम्स ही होते हैं। तो अगर आपसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप डिस्क्राइब कर सकेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद इक्वालिटी की बात आ जाती है। तो इक्वालिटी बेसिकली स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और रिप्रेजेंटेशन से, मतलब भारत के हर नागरिक को
इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के राइट्स भी मिलेंगे। तो ये एक इक्वालिटी का राइट है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इक्वालिटी है वो इकोनॉमिकल भी है, तो वो नहीं है। इकोनॉमिकल इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है। इक्वालिटी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि अपॉर्चुनिटी, आपको मौके मिलेंगे, मौके का कितना फ़ायदा उठा पा रहा है कोई, वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन करेगा। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। एक तो जस्टिस हो गया, दूसरा लिबर्टी हो गया, तीसरा इक्वालिटी हो गया। लिबर्टी को अगर आप हिंदी में पढ़ें तो स्वतंत्रता, आज़ादी, कि आपको किस चीज़ की फ्रीडम है। लिबर्टी इज़ अ साइनोनिम, पर्यायवाची होता है फ्रीडम का। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बेसिकली ब्रदरहुड। ये टर्म हमने फ्रांस से ली थी। फ्रांस में फ्रेटर्निटी का पैटर्न जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, यूनिटी एकता, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सत्यनिष्ठता ऑफ द नेशन, कि अपने नेशन के प्रति हम सत्यनिष्ठ रहेंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें होंगी। फ्रेटर्निटी में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें 2 ही वर्ड हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो फ्रेटर्निटी में अगर आप ये भी याद रखेंगे कि निटी वाले जितने वर्ड हैं वो इसमें आ रहे हैं। अब याद रखिएगा, क्वालिटी में निटी नहीं है, इसमें निटी है, इसमें भी निटी है और इसमें रिटी है। एक रिदम तो है ही। तो अब आपको क्या याद है, S3DR जो सबसे पहली लाइन में है प्रियम्बल की, जस्टिस, जो सेप, जे सेप, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी, थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप चाहें तो कोई बढ़िया ऐसी कहानी इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में और आसानी से याद आ जाए। तो ये मोटा मोटी आइडिया है प्रियम्बल का। अब जो एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहते हैं उनके लिए प्रियम्बल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। तो प्रियम्बल बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनकी फ़िलॉसफी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली प्रियम्बल क्या है, तो बेसिकली प्रियम्बल एक फ़िलॉसफी है। संविधान के पीछे की जो फ़िलॉसफी है वो प्रस्तावना में दिखती है, जहाँ पर एक नेशन को हमारे फ्रेमर्स किस तरीके का देखना चाहते थे वो चीज़ें इनसेविज की गई हैं इसके अंदर। तो सोवर्जन, सोवर्जन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता लाइक आपका नेशन इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि कोई भी बाहर का नेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को अपने हिसाब से डिस्कस करता है। आप किसी बाहर के कंट्री, किसी बाहर की फोर्स से इम्पैक्टेड नहीं होते हो अपनी कंट्री से रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए, और इसी वर्ड को कहते हैं सोवर्जन। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद जैसे कि वेलफेयर स्टेट, जैसे कि इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस ली थी तो इंडिया का जो मॉडल था वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का नहीं था, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का था। और इंदिरा गांधी का टाइम आते आते ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई। इंदिरा गांधी के अंदर एक ये बात थी कि वो अपने आप को एज अ समाजवादी लीडर शो करना चाहती थी, और इसीलिए ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 से प्रियम्बल में अमेंड किए। यानी कि ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें ये दोनों वर्ड मेंशन नहीं थे और इंटीग्रिटी भी मेंशन नहीं था, लेकिन अब ये प्रियम्बल में एनसेवाज है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद 2 और वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जो है डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर। की बात करें तो आपको पता है सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष भी 2 तरीके का होता है, जैसे कि फ्रांस या फिर और कंट्रीज़ में चलता है धर्मनिरपेक्ष की धर्म और राज्य का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत में धर्म का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन को इक्वल देखती है और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो इंटरफेयर कर सकती है। जैसे सबरीमाला के केस में इंटरफेयर किया, वक्फ बोर्ड के केस में इंटरफेयर किया। तो जहाँ भी ऐसा लगता है कि इंटरफेयर करना चाहिए तो गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, जुडिशरी भी कोशिश करती है, और एक पॉजिटिव रिलेशन भारत में है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है सेक्युलरिज्म का। यहाँ पर सेक्युलरिज्म एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आ जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ये होता है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा चुनाव इलेक्शन से चुना जाएगा। और रिपब्लिक तो आपको पता ही है, गणतंत्र को रिपब्लिक कहते हैं।
जहाँ पर जन गण मन का शासन होता है वो रिपब्लिक होता है। और डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ नेशन। तो ये दोनों साइनोनॉम्स हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। अब इसके बाद आ जाता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय है। तो हमारे जो देश, हम जिसके लिए प्रस्तावना लिख रहे हैं, उस देश में न्याय 3 स्तर पर सबको मिलना चाहिए। एक तो सोशल, यानी कि सामाजिक न्याय सबके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक न्याय, और इकोनॉमिक न्याय का एक कॉन्सेप्ट था जिसको लेकर बाद में बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई, लेकिन अभी इतना एक वीडियो में इतना टाइम नहीं कि हम वो सब डिस्कस कर सकें। लाइक जो DPSPs और जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, प्रीवी पर्स हटाया गया, बैंकों का एकीकरण हुआ, ये सब कुछ एक इकोनॉमिक जस्टिस की वजह से ही हुआ। ये DPSP में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम आगे सीरीज़ बनाएंगे तो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर एक जाति को, हर एक संप्रदाय को, हर एक क्षेत्र को जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके, वो एक इक्वालिटी के स्टेटस पर पहुँचे। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब। लिबर्टी, जैसा कि पहले भी कहा, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे 19 के अंदर, और आपको ये देखने को मिलेगी 23-24 के अंदर, 25 से 28 के अंदर। तो ये सारे जो भी हैं ये आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, और जब हम फंडामेंटल राइट्स का वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी इक्वालिटी आप समझ ही रहे हैं कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के, और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी और यूनिटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो समझ जाएंगे। बेसिकली आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच।